हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आपके यूट्यूब चैनल MSKBM इंस्टीट्यूट में स्वागत है। ठीक है, हम लोग देखिए क्लास 10th का NCERT मैथ चैप्टर वाइज सीरीज को चला रहे थे। तो उसमें हम लोग चैप्टर 3 को डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हम लोग का कंप्लीट हो चुका था और चैप्टर 3 में हमने पिछले क्लास में क्या देखा था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन विधि। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, विलोपन विधि। कौन सा विधि देखने वाले हैं, विलोपन विधि। इसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन मेथड। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसे हम लोग विलोपन विधि क्यों बोलते हैं, एलिमिनेशन मेथड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो हम लोग चर लेते हैं, कोई भी दो चर रहता है हम लोग के पास, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इसमें यदि हम लोग के पास जो दो चर रहते हैं उसमें से एक चर को क्या कर देते हैं हम लोग, विलुप्त कर देते हैं। ठीक है, विलुप्त करके एक चर का वैल्यू निकाल देते हैं। तो उसी बात पे जिक्र किया गया जा रहा है। एक और विधि पर विचार करें जिसमें एक चर को विलुप्त करने की विधि कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, एक चर को विलुप्त करने की विधि। ठीक है, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, विलोपन विधि। विलुप्त कर देते हैं, उसको गायब कर देते हैं, विलोप कर देते हैं। यह कभी कभी प्रतिस्थापन विधि से अधिक सुविधाजनक रहती है। देखिए, अब किसी भी जो भी दिया हुआ रहेगा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म आप किसी भी विधि से बना सकते हैं यदि उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो उस क्वेश्चन में यदि उसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, विधि का स्पेशल नाम नहीं लिखा हुआ, तो हम किसी से भी बना सकते हैं। विलोपन से बना सकते हैं, प्रतिस्थापन से बना सकते हैं, और हम लोग अगले लेक्चर में बजगुणन विधि पढ़ेंगे, उसको भी उससे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी देखते हैं विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं कि बेसिकली होता क्या है इसमें, कि हम लोग कोशिश क्या करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि x + y बराबर लिखा हुआ है 2। ठीक है, और एक सिंपल एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए लिखा हुआ है 2x + 3y बराबर 4। तो इसमें बेसिकली हम लोग करते क्या हैं कि या तो x का या फिर y का, ठीक है, दो चर है हम लोग के पास, इनका जो गुणांक है, यहाँ पे गुणांक 1 है और यहाँ पे गुणांक 1 है। ठीक, किसी एक को या तो x को लेते हैं हम लोग, तो दोनों जो मतलब समीकरण दिए गए हमारे पास, रैखिक समीकरण, उसमें हम लोग देखते हैं कि दोनों सेम है या नहीं है। सेम नहीं है तो उसको सेम करने की कोशिश करते हैं। किसका, कोई भी चर का गुणांक। जैसे हम लोग यहाँ पे x लिए तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो हम इसको भी क्या करने की कोशिश करेंगे, 2 करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, या तो उसको ऐड करेंगे हम लोग या फिर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐड करने पे या फिर सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होगा, जो सेम रहेगा वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमें बाद में वहाँ से दूसरा चर मिल जाएगा। फिर उसका वैल्यू रखने के बाद हम लोग को पहला चर मिल जाएगा। देखिए, आप लोग एग्जाम्पल देखिए तब यहाँ पे समझ में आएगा। आपको लग रहा हो कि सर क्या क्या बोल रहे हैं, कुछ पता तो नहीं चल रहा है। तो देखिए, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाता हूँ। इसी एग्जाम्पल को लेता हूँ मैं फिर से, कि x + y बराबर हमने लिया था 2 और 2x + 3y बराबर ले लिया था हमने, मान लेते हैं 4। ठीक है, तो पहले मैं x को ही मानता हूँ, किसी को भी आप विलुप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखा कि x के सामने यहाँ पे इसे मैंने माना समीकरण 1 और इसे मैंने माना समीकरण 2। अब यहाँ पे हमने इन्हें देखा कि यहाँ पे x के साथ 1 गुना किया गया है और यहाँ पे 2 गुना किया गया है। इसलिए मैं क्या करता हूँ कि दोनों जो चर है हमारे पास x, उसका जो गुणांक है उसको बराबर करने की कोशिश करता हूँ। तो इसे मैंने 2 से गुना कर दिया और इसे मैंने 1 से गुना कर दिया। अब ध्यान रखिएगा, जिसका गुणांक सेम करना रहता है उसका नंबर जो है वो एक्सचेंज कर देते हैं और उसके बाद उससे क्या कर देते हैं, सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 होगा, तो ये पूरा इक्वेशन में मल्टीप्लाई होगा। तो 2 का x के साथ होगा तो होगा 2x प्लस हो जाएगा 2y बराबर हो जाएगा 4। इस 1 का इसके साथ होगा तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2x + 3y बराबर हो जाएगा इधर 4। अब देखिए, ऐड करने पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। यदि हम मान लीजिए ऐड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो ऐड करने पे क्या प्रॉब्लम होगा, 2x जुड़ जाएगा, इधर भी जुड़ जाएगा। तो हमको क्या करना है, किसी एक चर को विलुप्त करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाने पर घटाएंगे तो सब माइनस में हुआ तो ये कैंसिल आउट, यहाँ पे बचेगा -y और 4 - 4 इधर हो जाएगा 0। तो y कितना हो गया, 0 हो गया। y कितना हो गया, 0 हो गया। अब किसी एक में वैल्यू पुट कर दीजिए, जैसे कि पहला जो समीकरण है x + y बराबर 2, तो यहाँ पे y को 0 पुट कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2। तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया हम लोग के पास,
2 आ गया। तो देखिए x आ गया 2 और y आ गया 0। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू को निकाल सकते हैं। किसी भी रैखिक समीकरण जो दिया गया है 2 चर में, उसका युग्म, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप y को भी हटा सकते थे। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या, किसको विलुप्त किया, x को विलुप्त किया। अब इसी को हम लोग एक स्टेप में समझते हैं कि एक्चुअली में क्या क्या करते हैं हम लोग। ठीक है, इसके कुछ विभिन्न चरण हैं, उनको समझने का कोशिश करते हैं। पहला चरण में क्या करेंगे हम लोग, सर्वप्रथम दोनों समीकरणों को उपयुक्त शून्येतर अचरों से किसी एक चर x अथवा y, जैसा कि मैंने पिछले कुछ एग्जाम्पल में समझाने की कोशिश की कि गुणांकों को संख्यात्मक रूप में समान करने के लिए गुणा कीजिए। पहले हम लोग गुणा करने के लिए 2 से गुणा किए, फिर 1 से गुणा किए, ताकि संख्यात्मक रूप से क्या हो जाए, समान हो जाए। अब उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, एक समीकरण को दूसरे में जोड़ें या उसमें से घटाएं। हमने क्या किया, घटाया था पिछले एग्जाम्पल में, जिससे कि एक चर विलुप्त हो जाए। यदि आप एक चर में समीकरण पाते हैं तो चरण 3 में जाइए। यदि हम लोग एक चर में समीकरण पाते हैं तो किस में जाएंगे, चरण 3 में जाएंगे। तो चरण 3 में जाएंगे तो यहाँ से क्या होगा, x या फिर y में समीकरण प्राप्त होगा, और वहाँ से हमने y निकाल लेते हैं या फिर x निकाल लेते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे किया। देखिए y बराबर 0 निकाल लिया। अब y बराबर 0 निकालने के बाद हम लोग चौथा में क्या करेंगे, x या जो भी y का मान हम लोग निकालेंगे उसको मूल समीकरण में किसी एक में रख देंगे और दूसरे चर का मान ज्ञात कर लेंगे। दूसरे चर का मान क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने दूसरा चर का मान ज्ञात कर लिया, तो बस उसी को लिखा गया। अब बात आता है कि यदि आपका कोई चर समीकरण में नहीं मिलता, मतलब चर में समीकरण नहीं मिलता, तो देखिए यहीं पे उसी के बीच में लिखा गया है, यदि चरण 2 में, मतलब स्टेप 2 में हमें चर रहित, मतलब कोई भी चर नहीं मिलता है, एक सत्य कथन प्राप्त होता है, तो मूल समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। जैसे कि मान लीजिए मिल गया 1 बराबर 1, तो ये सत्य है। ठीक है, तो हम लोग क्या जान जाएंगे कि वो जो समीकरण है उसका एक हल नहीं हो सकता, बहुत सारे हल हो सकते हैं। कितने हल हो सकते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं। और चरण 2 में यदि हम लोग देखते हैं, स्टेप 2 में चर रहित असत्य कथन मिले। असत्य कथन मतलब जैसे मिल जाए 1 बराबर 0, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है, कभी पॉसिबल नहीं है, कभी संभव ही नहीं है कि 1 0 के बराबर हो जाए। इसका मतलब जो मूल समीकरण युग्म दिया उसका कोई हल नहीं है, और कोई हल नहीं है तो हम लोग क्या जानते हैं कि यह क्या होता है, असंगत होता है। क्या होता है, असंगत होता है। अब हम लोगों ने चरण पढ़ लिया, मतलब किस तरह से स्टेप हम लोगों ने जान लिया, 4 स्टेप है हमारे पास। तो उसी का यूज करते हुए अब हम लोग और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ताकि आप लोग को विलोपन विधि बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ जाए। तो देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन दिया गया, x + y = 5। ठीक है, इसे हम लोग समीकरण 1 मानते हैं। और यहाँ पे दिया गया 2x - 3y = 4, इसे हम लोग समीकरण 2 मानते हैं। तो जैसा कि हमने कहा था कि इसका गुणांक को बराबर करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे x की जगह 1 है और यहाँ पे x की जगह इसका गुणांक 2 है। तो अब क्या कीजिए, दोनों का एक्सचेंज कर दीजिए, ये इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ और इसका इसके साथ। तो इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको कितना से, 1 से। अब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो देखिए क्या बनेगा, ये हो जाएगा 2x प्लस y 2 से होगा तो कितना हो जाएगा, 2y बराबर 5, 2 से होगा तो कितना हो जाएगा, 10। और नीचे वाला जो समीकरण है वो तो 1 से मल्टीप्लाई किया गया, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो रहेगा 2x - 3y = 4। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, या तो जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे, ताकि हमको एक चर में समीकरण मिले। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ 2x लिखा हुआ है, यहाँ 2x लिखा हुआ है, तो दोनों जगह 2x जोड़ने पे तो जुड़ जाएगा, और जोड़ेंगे तो इधर साइन चेंज नहीं होगा। ये 2y है - 3y है, बराबर तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हम लोग को घटाना पड़ेगा। तो घटाने पे इसमें से इसको घटा रहे हम लोग, तो नीचे वाला का साइन चेंज होगा, यहाँ माइनस, यहाँ पे क्या होगा प्लस, और यहाँ माइनस। घटाने पर, ठीक है, घटाने पर जैसे कि हम इसमें से इसको घटा रहे, तो नीचे जो लाइन लिखा हुआ उसका सबका साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। इसलिए देखिए 2x प्लस में था तो माइनस में हो गया, -3y था तो वो प्लस में हो गया, 4 जो प्लस में था वो माइनस में हो गया। अब देखिए 2x कट जाएगा, यहाँ पे देखिए अब 2y और 3y का साइन क्या है, प्लस है, तो 2y + 3y मिल के कितना बन जाएगा, 5y बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 5y। अब 10 में से 4 जाएगा इधर, देखिए 10 - 4, क्योंकि 4 का साइन माइनस हो चुका है,
तो 6 हो गया, तो y बराबर कितना हो गया 6/5। अब y बराबर 6/5 हो गया तो आप किसी में भी रख सकते हैं, या तो समीकरण 1 में या फिर समीकरण 2 में। तो हम लोग किसी एक में रख देते हैं, समीकरण 1 में ही रख देते हैं, क्योंकि समीकरण 1 आसान दिख रहा है, थोड़ा सा सिंपल दिख रहा है, थोड़ा कम कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो y बराबर 6/5 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे हम लोग। तो देखिए हम लोग के पास क्या है, x प्लस 6/5 बराबर 5, क्योंकि x प्लस वाई बराबर 5 था। इसको नहीं समझ में आ रहा है उसे मैं फिर से लिख देता हूँ। देखिए x प्लस वाई बराबर 5 था हम लोगों के पास, तो x प्लस वाई बराबर 5 था, तो y की जगह हम लोगों को कितना रखना है 6/5। तो x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 5 माइनस क्या हो जाएगा 6/5। अब यहाँ पे 5 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे तो 1 और 5 का हो जाएगा 5, 5 जो जाएगा 25 माइनस 6 कितना हो जाएगा 19/5। तो x हो गया हम लोग का 19/5 और y कितना हो गया, x हो जाएगा 19/5 और y हो जाएगा 6/5। एक साथ लिखेंगे हम लोग लास्ट में, देखिए इस तरह से लिखिएगा, x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। आंसर लाने के बाद एक साथ लिखिएगा और एक बॉक्स में भर के रखिएगा और लास्ट में यहाँ पे लिखिएगा आंसर, ताकि टीचर को क्वेश्चन मतलब आंसर खोजना ना पड़े, तो आपको अच्छे से सही मार्क्स मिलेगा, कोई नंबर कटने का चांस नहीं रहेगा। अब देखिए, अब ये सही है या गलत है, इसको आप वहीं पे भी चेक कर सकते हैं कि ये जो वैल्यू आया, ठीक है, ये जो मान आया हमारा x और y का, ये जो गिवन समीकरण है उसको संतुष्ट करता है या नहीं। तो पहला देखिए, पहला x प्लस वाई बराबर 5, तो x प्लस वाई, x कितना है 19/5 और कितना है y 6/5। तो देखिए यहाँ एलसीएम लेंगे 5, तो 19 प्लस 6 डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, तो 19 प्लस 6 हो जाएगा 25/5, मतलब 5 आ गया। तो पहला जो समीकरण है उसको तो संतुष्ट कर गया, मतलब उसको सेटिस्फाई कर गया। अब दूसरा भी चेक कर सकते हैं उसी तरह। तो देखिए दूसरा चेक कीजिएगा तो कितना लिखा हुआ है 2x, तो x की जगह कितना है 19/5 माइनस 3y, y की जगह कितना है 6/5, कितना आना चाहिए, देखिए एलसीएम आएगा 5 एलसीएम है तो ऊपर में जो है वो डायरेक्टली हो जाएगा, क्योंकि 5 से हम डिवाइड देंगे 5 में तो 1 आएगा और 1 का गुना होगा तो 2 गुना 19 होगा, माइनस इधर कितना होगा 3 गुना 6, 3 गुना कितना होगा 6। अब देखिए 19 दूना कितना होता है 38, 19 दूना कितना होता है 38 होता है। अब 38 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा 20, 20/5 कितना हो जाएगा 4। तो देखिए 4 भी आ गया, तो इसको भी सेटिस्फाई कर गया, संतुष्ट कर गया, मतलब ये जो हम लोग का आंसर है वो क्या है सही है। इस तरह से आप खुद चेक कर सकते हैं साइड में कि मेरा आंसर जो आया वो सही है या नहीं है। इससे क्या होगा कि आपका गलत होने का चांस कम हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये बोर्ड में पूछा जाता है कि रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए, 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा, इसमें गलती होने का गुंजाइश नहीं करना है हम लोग को। अगला क्वेश्चन ये है, विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्न रैखिक समीकरण युग्म के सभी संभव हल ज्ञात कीजिए। तो देखिए समीकरण 1 दिया हुआ है हम लोग के पास और समीकरण 2 दिया हुआ है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 6 है। तो ये हम लोग का समीकरण 1 और ये हम लोग का समीकरण 2। जैसा कि हम लोग पहले से करते आ रहे हैं, किसी एक चर को क्या कर देते हैं उसका गुणांक सेम करते हैं। तो इस बार हम लोग इसको और इसको ना कर के इस दोनों को सेम करने की कोशिश करते हैं, समझिएगा, y का सेम करने की कोशिश करते हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हम यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन 6 होता है तो ये ऊपर में मल्टीप्लाई होगा, तो 6 इस इक्वेशन में होगा, और यहाँ 3 है तो इसमें 3 होगा, तो इस इक्वेशन में 3 होगा। तो अब ध्यान दीजिए, जब 6 गुना 3 हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं दिख रहा, 6 फिर 3 फिर नंबर ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो 6 और 3 का एक सिंपल रेशियो क्या हो जाएगा 2 और 1, 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो यहाँ पे हम 6 और 3 से गुना ना करके किससे गुना कर देंगे, ध्यान रखिए, इसको किससे गुना कर देंगे, इसको 2 से और इसको 1 से, क्योंकि 3 का पहाड़ा से कट जाएगा। तो देखिए अब देखिए कितना आसान हुआ, ये हुआ हम लोग का 2 से गुना और ये हुआ हम लोग का 1 से गुना। अब देखिए हम लोग गुना किए तो हम लोग के पास कितना आया, ऊपर में देखिए 2 दूना 4x आया, प्लस कितना आया 6y आया,
बराबर, देखिए 4x 6y और 8 दूना कितना हो जाएगा 16, क्योंकि सारा नंबर मल्टीप्लाई होगा। अब सेम उसी तरह यहाँ पे देखो तो ये कितना हो जाएगा 4x प्लस 6y बराबर 7, क्योंकि एक है तो जो नंबर है वही होगा। अब देखिए जोड़ने पर क्या होगा, यहाँ पे वही प्रॉब्लम, जोड़ने पे क्या होगा, ये और ये जुड़ जाएगा या फिर ये और ये जुड़ जाएगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो हम घटाते हैं इसको। तो देखिए घटाने पर, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि घटाने पर क्या होता है, इसका साइन चेंज होगा। तो यहाँ पे ये जो प्लस दिया हुआ है ये माइनस, ये भी प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस, 4x कट गया, 6y कट गया, मतलब इधर कुछ नहीं बचा, इधर बचा 0 और इधर क्या बच गया 9। तो ये कभी पॉसिबल नहीं है, ये कैसा घटना है, असंभव है, असंभव है। इसका मतलब ऊपर में जो रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है, ठीक है, रैखिक समीकरण युग्म दिया गया उसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, इसका हल हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। अब आप बोलिएगा कैसे, तो क्योंकि ये खुद बता रहा है कि 0 बराबर 9 आ रहा है, तो 0 बराबर 9 कभी तो हो ही नहीं सकता है। तो 0 बराबर 9 कभी यदि हो नहीं सकता है तो इसका मतलब इसका कोई हल नहीं होगा। और आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम लोग अभी जब इसके मेथड को देख रहे थे, इसमें स्टेप को जब हम लोग देख रहे थे, तो यहाँ पे इसने साफ साफ बताया था कि यदि चर 2 में कोई भी चर रहित असत्य कथन मिले, असत्य मतलब जो कभी हो ही ना सके, तो मूल समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, अर्थात यह क्या है, असंगत है। तो हमें क्या मिला है, कैसा कथन मिला है, असंगत कथन ही मिला है, 0 बराबर 9 मिला है, तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है, असत्य कथन है, तो इसका कोई हल नहीं है। ठीक है, ये समझ में आ गया, इसका कोई हल नहीं है, असंगत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जितना भी हमने अभी तक वीडियो बनाया वो सब उदाहरण को लेते हुए बनाया है, सारे उदाहरण को मैंने कवर करने की कोशिश की है, एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन को नहीं लिया गया। ठीक है, एक क्वेश्चन जो अभी ये लिया गया वो सिर्फ एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। आप लोग खुद से एक्सरसाइज बनाइए, ठीक है, प्रश्नावली आप लोग खुद से बनाइए। उसके बाद आपको प्रश्नावली में कोई डाउट रहता है कि कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा, तो आप हम लोगों को कमेंट करके पूछिए उस वीडियो में कि सर हमको इस प्रश्नावली का इतना क्वेश्चन नंबर नहीं बन रहा है, तो आप हमें बताइए। तो हम लोग क्या करेंगे, उसका वीडियो के थ्रू सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, वो भी मात्र 2 से 3 दिनों के अंदर, ताकि आप लोगों को आपका डाउट का सॉल्यूशन मिल जाए। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हम लोग के पास अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है। 2 व्यक्ति का आय का अनुपात कितना दिया हुआ, 9:7। उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2,000 रुपये बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। उनका मासिक आय ज्ञात करने बोला गया है। तो देखिए 2 व्यक्ति का अनुपात दिया गया है 9:7, मतलब दोनों व्यक्ति अलग अलग कमाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, व्यक्ति का आय को मान लेते हैं x के अनुपात में, क्योंकि मान लीजिए 9x मानते हैं और 7x मानते हैं, तो x तो कट जाएगा तो 9:7 आ जाएगा। तो हम इसी अनुपात में मान लेते हैं। पहला क्या करते हैं, माना कि दोनों व्यक्तियों की आय क्रमशः 9x और 7x है। ठीक है, इसी तरह हम लोग उनके खर्चे का अनुपात दिया वो 4:3, तो दोनों व्यक्तियों का खर्चा हम लोग मान लेते हैं, दोनों व्यक्तियों का खर्च क्रमशः 4y और 3y है। देखिए 4x और 3x इसलिए नहीं माने क्योंकि जितना उनका आय है उतना तो खर्च हो नहीं सकता, उस अनुपात में तो नहीं हो सकता है, इसलिए हमने उसको अलग करने के लिए, डिफ्रेंशिएट मतलब पता करने के लिए उसे हमने क्या किया, 4y और 3y लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा, क्वेश्चन देता है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2,000 रुपये बचा लेता है, मतलब दोनों व्यक्ति 2,000 रुपये बचाता है।
तो प्रथम व्यक्ति के लिए यदि हम देखें तो प्रथम व्यक्ति खर्च कितना करता है, मतलब आय कितना है उनका 9x माइनस ये आय है, और उसी व्यक्ति का खर्च कितना है 4y, तो 9x माइनस 4y बराबर कितना हो गया 2000 रुपया बचा लेता है वो। तो ये हुआ हम लोग का समीकरण 1। उसी तरह हम लोग यदि समीकरण 2 की बात करें तो ये कितना खर्च करता है, मतलब आय कितना है इसका 7x, खर्च कितना करता है 3y, तो 7x माइनस 3y बचा कितना लेता है, ये भी 2000 रुपया बचा लेता है। तो ये हुआ हम लोग का समीकरण 2। अब इस दोनों को सॉल्व करेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग का आंसर आ जाएगा, पता चल जाएगा कि उसका मासिक आय कितना है। तो हम लोग का कौन कौन से समीकरण है, एक है 9x माइनस 4y बराबर 2000, और एक हम लोग का 7x माइनस 3y बराबर 2000, 7x माइनस 3y बराबर 2000। ये हुआ हम लोग का समीकरण 1 और ये हुआ हम लोग का समीकरण 2। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले गुणांक सेम करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ 9 है, यहाँ 7 है, तो यदि हम एक्सचेंज करते हैं तो हमको ज़्यादा गुना करना पड़ेगा। तो इसलिए x का जो गुणांक है उसको हम बराबर करने को छोड़कर y का करते हैं, क्योंकि यहाँ 4 है और यहाँ 3 है। तो ये सिंपल दिख रहा है कि इसमें हम कितना से कर देंगे 3 से, और इसमें कितना से कर देंगे 4 से। ये इसका जो नंबर है वो इससे गुना हो जाएगा, इसका नंबर जो है वो इससे गुना हो जाएगा। अब नंबर गुना करने के बाद कितना आएगा देखिए, तो 9 का 3 से होगा तो कितना हो जाएगा 27x माइनस 4 का होगा 3 के साथ तो कितना हो जाएगा 12y बराबर 2000 गुना 3 कितना हो जाएगा 6000। इसमें 4 से गुना हुआ है तो 7 गुना 4 कितना हो जाएगा 28x माइनस कितना हो जाएगा 12y बराबर कितना हो जाएगा 8000। कितना हो गया 8000। अब देखिए इसको जोड़ने पर क्या होगा नुकसान, कि जोड़ने पर साइन चेंज होता नहीं है। अब जोड़ने पर यदि साइन चेंज होता नहीं है तो कोई कैंसिल आउट होगा नहीं, कोई चर जो है वो विलुप्त होगा नहीं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे घटाएंगे, घटाने पर। तो घटाने पर ये माइनस और ये प्लस और ये माइनस, तो ये और ये आपस में कट जाएंगे, माइनस 12y और प्लस 12y। यहाँ पे देखिए 27x और माइनस 28x लिखा हुआ है, तो यहाँ से आएगा हम लोग का माइनस x बराबर यहाँ से 8000 और 6000। तो देखिए 8000 बड़ा है तो इसमें से घटेगा, तो कितना आ जाएगा 8000 में से 6000 जाने पे 2000। लेकिन अब ध्यान दीजिए 8000 का साइन क्या है माइनस है, तो माइनस 2000 होगा। अब ये माइनस और ये माइनस कट जाएंगे तो x बराबर कितने हो गए 2000, x बराबर कितने हो गए 2000। तो x बराबर यदि 2000 हो गए तो हम यहाँ से y भी निकाल सकते हैं। ठीक है, x बराबर 2000 समीकरण 1 में रखने पर, तो हम लोग का समीकरण है 9x माइनस 4y बराबर 2000। अब देखिए x का वैल्यू हमने निकाल लिया है, तो 9 इंटू 2000 माइनस 4y बराबर कितना 2000, तो माइनस 4y बराबर कितना हो जाएगा देखिए 2000। ये देखिए 9 गुना 2 कितना है 18000, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 18000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा माइनस 18000। तो यहाँ पे देखिए माइनस 4y बराबर ये है 2000 और ये है 18000, तो कितना आएगा 16000, लेकिन माइनस 16000 आएगा। अब y बराबर कितना हो जाएगा माइनस 16000 डिवाइडेड बाई माइनस 4, माइनस माइनस कट गया, 4 का पहाड़ा से कितना बार हो गया 4000 हो गया। x आ गया और y आ गया। अब यहाँ पे समझिए x और y, यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, प्रत्येक व्यक्ति उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। मासिक आय यदि पूछा जा रहा है, ठीक है, खर्चा तो पूछा नहीं जा रहा है, सिर्फ मासिक आय पूछा जा रहा है। तो मासिक आय कितना है 9x है और 4x है। तो प्रथम व्यक्ति का जो आय होगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रथम व्यक्ति का जो आय होगा, प्रथम व्यक्ति का मासिक आय, ये सब लास्ट में लिखना है, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ। प्रत्येक व्यक्ति का मासिक आय, व्यय नहीं, मासिक आय कितना है 9x लिखा गया है, और x हम लोग कितना लाए थे ध्यान दीजिए, x हम लोग के पास 2000, तो 9x बराबर हो जाएगा 9 इंटू 2000, तो बराबर हो जाएगा 18000। सेम उसी तरह हम लोग लिखेंगे दूसरे व्यक्ति का आय, प्रथम नहीं, यहाँ पे दूसरे व्यक्ति का आय। तो दूसरा व्यक्ति का आय कितना है 7x, तो 7x के जगह लिखेंगे हम लोग 7 इंटू 2000, तो
7 इंटू 2000 कितना हो जाएगा, 14,000 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग मासिक आय आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में हम लोग को वाई निकालने का ज़रूरत ही नहीं था, क्योंकि वाई के बारे में पूछ ही नहीं रहा है, वाई के बारे में पूछ ही नहीं रहा है, तो हम यहीं तक इसको निकाल कर छोड़ सकते थे, इसके आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो इस तरह से हम लोग विलोपन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। एक और मज़ेदार क्वेश्चन के साथ आते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या दिया गया है, क्वेश्चन को यदि आप समझ गए अच्छे से तो आपको क्वेश्चन का समीकरण बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, और समीकरण बना लिए एक बार तो उसको आसानी से आप हल कर सकते हैं विलोपन विधि लगा के। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि हम लोग किस पे ध्यान देंगे, समीकरण बनाने पे ध्यान देंगे। तो समीकरण बनाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। तो क्या बोलता है, 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है, 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्याएं कितनी हैं, संख्या ज्ञात करने बोला, फिर बोलता है ऐसी संख्याएं कितनी है। क्वेश्चन क्या बोला है, 2 अंकों की कोई एक संख्या दी गई है, बाद में हम लोग क्या करते हैं, उसके अंक को उलट देते हैं, तो जो संख्या बनता है और जो पहले संख्या था दोनों को योग करने पर, जोड़ने पर 66 आता है। संख्या के अंकों का अंतर जो दिया हुआ है वो 2 दिया हुआ है, तो संख्या ज्ञात करने बोला। तो सबसे पहले इसको बताने से पहले मैं 2 अंकों की संख्या के बारे में एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मान लीजिए 12 लिखा हुआ है, तो ये देखिए ये इकाई स्थान पर है और ये दहाई स्थान पर है। ये किस स्थान पर है, इकाई स्थान पर है, और ये किस स्थान पर है, दहाई स्थान पर है। अब बोल रहे हैं इसमें इकाई स्थान और दहाई स्थान का क्या रोल है। देखिए यहाँ पे देखिए, इसे मैं लिख सकता हूँ 10+2। ठीक है, आप बोलिएगा 10+2 लिख दिए, तो बेसिकली आप समझिए कि एक जो लिखा हुआ है दहाई स्थान पे, वो दहाई स्थान पे लिखा हुआ तो 10 से मल्टीप्लाई होगा, और जो 2 लिखा हुआ है वो इकाई स्थान पे 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो मतलब मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 34, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × 10 + 4। इंटू 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 होगा तो दहाई स्थान पे 3 था तो उसका गुना होगा 10 के साथ, और जब 4 था तो उसका गुना होगा 1 के साथ। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसका यूज करेंगे। एक बार और मैं बता देता हूँ, यदि किसी को नहीं समझ में आया, मान लीजिए 56 लिखा हुआ है, तो दहाई स्थान पे 5 है, तो दहाई स्थान पे 5 से गुना होगा, और इकाई स्थान पे 1 है तो उसका गुना इसके साथ होगा। ठीक है, अब आप लोगों को समझ में आ गया। तो यहाँ पे 2 अंकों की संख्या बोलिए। ठीक है, तो 2 अंकों का संख्या हमें तो पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं 2 अंकों की संख्या। ठीक है, तो 2 अंकों की संख्या के लिए हमको इकाई अंक मानना पड़ेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इकाई अंक मान लेते हैं। माना कि इकाई अंक कितना है, x। अब इकाई अंक यदि x है तो दहाई अंक कितना होगा, तो दहाई अंक हो जाएगा y। अब इकाई अंक x हो गया और दहाई अंक y हो गया। तो अब क्या बोलता है, 2 अंकों की एक संख्या, तो 2 अंकों की संख्या क्या हो जाएगी हम लोग के पास, ध्यान दीजिएगा, 2 अंकों की संख्या क्या मिलेगी हमें। अभी हमने देखा कि जो दहाई अंक पे रहता है उससे कितना से गुना करते हैं हम लोग, 10 से, और जो इकाई अंक पे रहता है उसका गुना किसके साथ होता है, 1 के साथ। तो यहाँ से हम लोग के पास आया 10y + x। अब क्या बोला है, अंकों को उलटने पर, अंकों को उलटने पर, अंकों को उलटने पर। अब आप इसको समझिएगा, अंकों को उलटने पर कहने का मतलब क्या है कि पहले जो मेरा इकाई अंक था वो अब क्या बन चुका है, दहाई अंक, और पहले जो दहाई अंक था वो बन चुका है इकाई अंक। तो अब मेरा इकाई अंक जो है वो है y, क्योंकि पलट दिया हमने, तो पहले इकाई अंक था x, तो अब हो गया y। और दहाई अंक की यदि हम लोग बात करते हैं तो दहाई अंक हो गया हम लोग के पास x। दहाई अंक क्या हो गया, x हो गया। अब जो संख्या मिलेगा हम लोग को, अब संख्या जो मिलेगा हम लोग को 2 अंकों की, वो क्या मिलेगी, तो दहाई अंक पे x है तो x का गुना होगा 10 के साथ, और इकाई अंक के साथ क्या है, 1 है, मतलब y है तो y का गुना होगा 1 के साथ। तो कितना हो जाएगा, 10x + y। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला था कि जो संख्या है उसका योग 66 है, मतलब इसको जोड़ने पर और इसको जोड़ने पर कितना आता है, 66 आता है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं प्रश्नानुसार
देखिए पहला कितना था हम लोग के पास 10y प्लस एक्स था, इसको जोड़ना है 10x प्लस वाई, तो हम लोग के पास कितना है 66। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे होगा 10y प्लस एक्स प्लस 10x प्लस वाई बराबर 66। अब y जुटेगा एक साथ और x जुटेगा एक साथ, तो 11x प्लस 11y बराबर 66। 11 से हम यदि कॉमन ले लें मतलब तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 66। तो देखिए x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 66/11, क्योंकि ये 11 गुना में था, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग का था गया x प्लस वाई बराबर 6, x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 6 आ गया। एक समीकरण मिल गया हम लोग को। अब इसी तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, एक समीकरण मिला है हम लोग को अभी, तो हम लोग इसी तरह दूसरा समीकरण निकाल सकते हैं अब बहुत ही आसान तरीका से। तो दूसरा समीकरण के लिए हम लोग को फिर से क्वेश्चन देखना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन में क्या बोलता है आगे, संख्या के अंकों का जो अंतर है वो 2 है। तो संख्या का जो अंक है इसका यदि अंतर का बात करें तो 2 दिया गया है। तो देखिए दूसरा इक्वेशन साफ साफ बोलता है कि x माइनस वाई जो अंतर है वो कितना है 2 है। तो ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में और ध्यान दीजिएगा किस तरह से मैंने सवाल सॉल्व किया। अब इस दोनों समीकरण को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए हम लोग के पास 2 समीकरण आ गए, एक आ गया x प्लस वाई बराबर 6, एक आ गया हम लोग के पास x प्लस वाई बराबर 6 और एक आ गया x माइनस वाई बराबर 2 समीकरण, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब इसको अब मैं मिटा देता हूँ ये सब जो लिखा हुआ है। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, जो चर दिया है उनका गुणांक को सेम करने की कोशिश करते हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे भी x का गुणांक 1 है और यहाँ पे भी x का गुणांक 1 है, यहाँ पे भी y का गुणांक 1 है और यहाँ पे भी y का गुणांक 1 है। तो इसमें गुना करने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। तो ज़रूरत नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए अब ध्यान दीजिए तो एक जगह लिखा हुआ है x प्लस वाई और एक जगह लिखा हुआ है x माइनस वाई, एक जगह क्या लिखा हुआ है x प्लस वाई और एक जगह लिखा हुआ है x माइनस वाई। यदि हम इसको जोड़ देते हैं, डायरेक्टली क्या करेंगे जोड़ देते हैं, तो इसको जोड़ने पर गुना करने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि उनका जो गुणांक है वो सेम है। जोड़ने पर क्या होता है साइन कभी भी चेंज नहीं होता है, तो साइन चेंज होगा नहीं तो प्लस वाई और माइनस वाई क्या हो जाएंगे आपस में कट जाएंगे, प्लस वाई और माइनस वाई क्या हो जाएंगे आपस में कट जाएंगे। घटाने पर क्या होता, देखिए घटा भी सकते थे इसको हम लोग, तो घटाने पे क्या होता, तो घटाने पे यहाँ पे क्या होता है, देखिए घटाने पे साइन चेंज होता तो ये माइनस होता और ये प्लस होता और ये माइनस होता। तो यहाँ पे घटाने पे ये x और x कटता और यहाँ से y और y जुड़ जाता। तो यहाँ पे क्या हुआ हम लोग का, यहाँ पे हम लोग का हुआ कि y कट गया, x और x जुड़ जाएंगे तो हो जाएंगे 2x और यहाँ पे 6 और 2 जुड़ जाएंगे हो जाएंगे 8। तो x बराबर कितने हो जाएंगे यहाँ से 8/2। तो 8/2 मतलब कितना हो गया 4। अब किसी भी एक समीकरण में हम x का मान रख देते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर, x बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर। तो देखिए समीकरण 1 में रखते हैं तो क्या मिलता है हमें, तो देखिए समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 6, तो y बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 माइनस एक्स और x कितना है हम लोग के पास 4, तो कितना हो गया y 2। तो x हो गया 4 और y हो गया 2, x हो गया 4 और y हो गया 2। देखिए इस तरह से निकल गया। आप इसमें टेंशन मत लीजिए कि हम इस तरह यदि हम सब्ट्रैक्ट कर देते तो नहीं आता। देखिए मैं सब्ट्रैक्ट करके भी बता देता हूँ, यही आता। सब्ट्रैक्ट हमने किया इधर तो साइन चेंज होगा, तो x और x कट गया, y बच गया। तो 2y बराबर कितना हो जाएगा 6 में से 2 जाएगा 4, तो y बराबर कितना हो जाएगा 4/2, तो 2 दूना हो गया 4, तो y हो गया 2। अब x प्लस वाई बराबर 6 है, सेम उसी तरह हम लोग रखते, तो x बराबर कितना था 6 माइनस वाई और y का वैल्यू कितना है 2, तो कितना जाता 4। तो देखिए x बराबर 4 और y बराबर 2 आ गया। ठीक है, मैं इसे मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या पूछा गया था क्वेश्चन, यदि आप ध्यान से देखिए तो आपसे पूछा गया था कि अंक 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए संख्या ज्ञात यदि हम लोग करते हैं तो संख्या क्या हो सकती है, तो देखिए इकाई अंक पे हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्या माना था 2 अंकों वाली संख्या 10y प्लस एक्स था हम लोग के पास। तो हम लोग के पास संख्या जो था वो था 10y प्लस एक्स, क्योंकि दाही अंक पे y था 10 × 2 + 4,
तो कितना हो जाएगा 20 + 4 24। यदि हम अंक बदल देते हैं, ऐसा तो नहीं बोला गया कि अंक फिक्स रखा गया, तो अंक यदि बदल देते तो एक और संख्या क्या मिल सकता था हम लोग को, मतलब मिला था हम लोग को, मिला था 10x + y। तो इस केस में हम लोग को जो नंबर मिलता है वो मिलता 10 गुना x के जगह हम लोग को रखना पड़ता है 4 और y के जगह रखना पड़ता है 2। तो 40 + 2 कितना हो जाता 42। 40 + 2 कितना हो जाता 42। अब देखिए जो हम लोग का जो समीकरण दिया हुआ है ये दोनों को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। कैसे संतुष्ट कर रहा है, अब यहाँ पे समझिए, दोनों अंकों को जोड़ने पर कितना आ रहा था 66 आ रहा था। अब यहाँ पे देखिए 24 और 42 को जोड़िए कितना आ गया 66 आ गया। आगे बोला था कि संख्या के अंकों का अंतर कितना है 2 है। अब यहाँ पे देखिए एक जगह 4 है एक जगह 2 है, तो अंतर कितना हुआ 2 का। एक जगह 4 है एक जगह 2 है, अंतर कितना हुआ 2 का। आगे क्वेश्चन में क्या पूछा था, संख्या तो हमने ज्ञात कर ली, बोली ऐसी संख्याएं कितनी है, तो ऐसी संख्या कितनी मिली हमें, एक 24 और एक 42। तो ऐसी संख्या कितनी है, 2 संख्याएं ऐसी है। तो ये था हम लोग का विलोपन विधि का कुछ सवाल जो हमने एनसीईआरटी बुक से लिया था, सारा उदाहरण था उसे हमने डिस्कस कर दिया। अब आप लोग का काम क्या है कि आप लोग प्रश्नावली बनाइए विलोपन विधि का। अब उससे जो डाउट रहता है वो हमें कमेंट करके पूछ लीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आप ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और अपने दोस्तों को पास शेयर करें इसे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।